हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ इवेंट। स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 मैथ यूपी बोर्ड मॉडल पेपर 2021-22। स्टूडेंट देखिए, यहाँ पर जो हमारी टाइमिंग है वो 3 घंटे की है और ये पूर्णांक इसका है 70 नंबर का। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें बहुविकल्पी है और क्वेश्चन नंबर 2 कवर करेंगे। उसके बाद सेकेंड पार्ट में आएगा। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं आप इनको ध्यान से पढ़ लीजिएगा और इसके जो पीडीएफ का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके देख लीजिएगा। इसके बाद में अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। स्टूडेंट देखिए, पहला जो क्वेश्चन है हमारा उसमें लिखा है सभी खंड कीजिए। प्रत्येक खंड के उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से केवल एक सही है। सही विकल्प छांटकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है। हमें ये बताना है इसमें से चारों में से कौन सा ऐसा युग्म है जो सह अभाज्य संख्या का युग्म है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि सह अभाज्य संख्या स्टूडेंट क्या होती हैं। तो जो सह अभाज्य संख्या स्टूडेंट होती है वो ऐसे अभाज्य संख्या होती है जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, जिनमें कोई भी ऐसा गुणनखंड ना हो जो दोनों में हो। जैसे कि यहाँ पे हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले में लिखा है 14, 35। तो हम इसको 14 के जो फैक्टर आए हैं वो है 2 गुणे 7 और 35 का फैक्टर आए हैं 5 गुणे 7। तो दोनों में देखिए स्टूडेंट 7 कॉमन मिल रहा है। तो हम ये कहेंगे ये 14 और 35 जो है ये सह अभाज्य संख्या का युग्म नहीं है, यानी कि पहला ऑप्शन गलत है। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट दूसरी संख्या, इसमें लिखा है 18, 25। तो हम 18 के फैक्टर कर लेते हैं पहले। 2 × 3 × 3, 2 3 6 6 3 18। उसके बाद में दूसरी संख्या है 25, 25। इसके गुणनखंड करेंगे 5, 5। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे कोई भी संख्या कॉमन नहीं है। यहाँ पे आया है 2 गुणे 3 गुणे 3, यहाँ पे है 5 गुणे 5, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो हम कह सकते हैं ये 18, 25 ये सह अभाज्य संख्या का युग्म है। अगर हम तीसरे चौथे ऑप्शन को चेक करें, यहाँ पे देखिए 31 है और 93। तो आप देखिए ध्यान से, अगर 31 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो 31 टाइम होता है 93। इसका मतलब 93 में दूसरा जो फैक्टर होगा वो 31 होगा, तो ये भी नहीं होगा ऑप्शन। और यहाँ पे देखिए 32 और 62, अगर हम इसके फैक्टर करेंगे तो इसमें 2 कॉमन मिल जाएगा। तो जब इसमें 2 कॉमन मिल जाएगा तो ये भी सह अभाज्य नहीं होगा। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा जो सह अभाज्य संख्या का युग्म है। इसके बाद देखिए स्टूडेंट, इसका दूसरा पार्ट खा लिखा है द्विघात समीकरण 3x² - 4x = 0 के मूलों का गुणनफल है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हमको चेक करना है। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास द्विघात समीकरण क्या है, 3x² - 4x + 3x² - 4x = 0। तो यहाँ पर हम पहले a, b और c के मान निकाल लेते हैं। तो हमारा जो व्यापक समीकरण होता है, जो मानक समीकरण वो होता है ax² + bx + c = 0। तो यहाँ से अगर आप कंपेयरिंग करेंगे, तुलना करेंगे, तो वैल्यू जो a की आएगी वो आएगी 3, b की वैल्यू जो आएगी वो आएगी -4। और इसमें देखिए स्टूडेंट कोई भी कांस्टेंट नहीं है, तो c की वैल्यू हो जाएगी 0। और हमको बताना क्या है, मूलों का गुणनफल। तो स्टूडेंट देखिए जो मूलों का गुणनफल होता है, मूलों का गुणनफल का फार्मूला होता है c/a। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर c की वैल्यू है 0, a की वैल्यू 3, तो इसका जो आंसर आएगा 0/3, ये हो जाएगा 0। तो देखिए इसमें 0 कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन 0 है, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, c की वैल्यू 0 है, तो गुणनफल हो जाएगा 0। तो यहाँ पे आप फार्मूला याद रखना, मूलों का जो गुणनफल होता है वो होता है c/a, और जो मूलों का योगफल होता है स्टूडेंट, वो भी यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, मूलों का जो योगफल होता है वो होता है -b/a। अगर आपको कभी योगफल निकालना तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। उसके बाद देखिए स्टूडेंट इसका थर्ड पार्ट नंबर गा, इसमें लिखा है समरूप त्रिभुजों की विशेषता होती है। तो समरूप त्रिभुज जो होते हैं उनकी विशेषताएं क्या होती है। पहला ऑप्शन है उनकी संगत भुजाएं समानुपातिक हों, संगत कोण बराबर हों और प्रयुक्त में से दोनों, इनमें से कोई नहीं। देखिए स्टूडेंट जो समरूप त्रिभुज होते हैं, अगर हम कोई 2 त्रिभुज बना ले इस तरीके से और इस तरीके से, तो जो समरूपता का नियम होता है उसके लिए तो पहले संगत कोण बराबर होने चाहिए। तो देखिए संगत कोण बराबर हो, यानी कि ये ऑप्शन सही है।
उसके बाद में उनकी जो संगत भुजाएं होती हैं वो समानुपातिक होनी चाहिए। जो भी भुजाएं संगत हो, जैसे ये भुजा इसके संगत है, ये इसके संगत हैं, तो इनका जो अनुपात हो वो बराबर होना चाहिए। तो उनकी संगत भुजाएं समानुपातिक हों, ये भी ऑप्शन सही है। तो 2 ऑप्शन सही है, तो तीसरा ऑप्शन इसमें लिखा है प्रयुक्त में से दोनों, तो यानी कि ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा, प्रयुक्त में से दोनों। ये आप समरूपता का नियम याद रखिएगा। उसके बाद में देखिए 4th पार्ट घा, cos 60 cos 30 माइनस sin 60 sin 30 का मान है। तो स्टूडेंट इसके लिए सबसे पहले हम सबकी वैल्यू को पुट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे cos 60 की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे वैल्यू पता होना चाहिए। अगर वैल्यू नहीं पता होगी तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे। तो स्टूडेंट cos 60 की जो वैल्यू होती है, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, याद रखिएगा। उसके बाद में cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। उसके बाद माइनस लगा देंगे। अब देखिए sin 60, तो sin 60 की वैल्यू जो होती है वो होती है √3/2। जो cos 30 की वैल्यू होती है वो sin 60 की। अब उसके बाद में sin 30, इसकी वैल्यू होती है 1/2। अब इनकी हम मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, √3/4 माइनस √3/4। अब ये कट जाएगा, तो प्लस माइनस कटने के बाद में आंसर आएगा 0। तो इस तरीके से हमारा 0 वाला ऑप्शन सही होगा। इसके बाद में देखिए स्टूडेंट 5th पार्ट, इसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो हमको ये बताना है कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो पहला ऑप्शन है माध्य, दूसरा है बहुलक, तीसरा है माध्यिका, फिर है मानक विचलन। तो स्टूडेंट आपने चैप्टर पढ़ा होगा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप सांख्यिकी, इसमें माध्य होता है, बहुलक भी होता है और माध्यिका भी होता है। मानक विचलन ये हमारा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं होता है, और ये नहीं पूछ रहा तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद स्टूडेंट देखिए 6 पार्ट, लिखा है 2 बिंदुओं के निर्देशांक -8,0 तथा 0,-8 है। इन बिंदुओं से बने रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। तो यहाँ पर हमको मध्य बिंदु के निर्देशांक बताना है। ऑप्शन हमारे पास दिए हैं -4,0, 0,-4, -4,-4, 4,-4। तो यहाँ पर हमको इसको सॉल्व करके देखना होगा। तो इसके लिए यहाँ पर एक फार्मूला होता है स्टूडेंट, मध्य बिंदु के निर्देशांक। अगर हमारे पास कोई रेखाखंड है, ये इस प्रकार रेखाखंड है, इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक जो बीचों बीच में मध्य बिंदु होता है, उसके हम मान लेते हैं x, y। इसको यहाँ पर दिया -8,0, 0,-8। तो स्टूडेंट देखिए इसको मान लेते हैं x1, y1, x2, y2। तो जो मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं स्टूडेंट, उसका फार्मूला होता है x, y। जो मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर x1 प्लस x2, x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पर हम वैल्यू सबकी पुट कर देंगे, जो हमारा आंसर होगा वो मिल जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट x1 की वैल्यू यहाँ पर दी है -8 प्लस x2 0/2, उसके बाद में y1 की वैल्यू है 0, y2 की वैल्यू है -8। तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 8/2। अब इसको आप कैंसिल करेंगे तो -8 में 0 ऐड करेंगे, -8/2, -8/2। जब दोनों को कैंसिल करेंगे तो हमको जो इसकी वैल्यू मिलेगी -4, -4। तो यहाँ पर देखते हैं -4, का जो ऑप्शन होगा वो सही होगा। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर ऑप्शन जो दिया है -4, ये वाला ऑप्शन सही होगा। तो इस तरीके से देखिए स्टूडेंट जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें जो हमारे बहुविकल्पी के क्वेश्चन थे वो यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन के बाद स्टूडेंट देखिए सेकंड क्वेश्चन, इसमें लिखा है सभी खंड कीजिए। इसका पहला पार्ट है का, इसमें लिखा है द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 का व्युत्तर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट सबसे पहले हमें यहाँ पर इस द्विघात समीकरण का व्युत्तर ज्ञात करना है, उसके बाद में प्रकृति ज्ञात करनी है जो मूलों की होगी। तो यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि व्युत्तर क्या होता है।
तो स्टूडेंट आपने पढ़ा होगा जो हमारा द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। व्युत्क्रम को d से डिनोट करते हैं। d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। ये होता है व्युत्क्रम। यहाँ पर b स्क्वायर जो b होती है वो x का गुणांक होता है, a होता है x स्क्वायर का गुणांक और c होता है कांस्टेंट। अब यहाँ पे देखिए समीकरण हमारा क्या दिया है। जो हमारा समीकरण है वो है 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो अगर हम यहाँ पर इसको समीकरण 1 मान लें, इसको 2, और समीकरण 1 और 2 की तुलना करें, 1 व 2 की तुलना करने पर तो अगर यहाँ पर हम तुलना करेंगे तो a की वैल्यू मिलेगी 2। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं a बराबर 2। उसके बाद में b बराबर देखिए, यहाँ पे x का गुणांक b है और x का गुणांक -4, तो b बराबर हो जाएगा -4। उसके बाद में देखिए c का गुणांक, कांस्टेंट यहाँ पर c है और यहाँ पर +3 है, तो c बराबर हो जाएगा 3 जो कि पॉजिटिव होगा। अब हम d का मान निकालेंगे, तो d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की जगह पे रखेंगे -4 स्क्वायर, उसके बाद -4, a की वैल्यू है 2 इंटू c की वैल्यू 3, -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 माइनस इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, 4 दूनी 8, 8 में 24। तो d का यहाँ पे जो मान मिलेगा स्टूडेंट वो मिलेगा -8, d बराबर -8। अब देखिए स्टूडेंट जब यहाँ पर d की वैल्यू माइनस में आ रही है, d बराबर -8, तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर जो इस समीकरण के मूल होंगे, अगर d की वैल्यू माइनस में आती है, व्युत्क्रम माइनस में आता है, तो जो मूल होते हैं वो काल्पनिक होते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे कोई वास्तविक मूल नहीं। अगर वास्तविक नहीं तो उनको हम काल्पनिक भी कहते हैं। तो अगर देखिए स्टूडेंट यहाँ पर माइनस में आया तो हम कहते थे वास्तविक नहीं। अगर d की वैल्यू प्लस में आती है, पॉजिटिव, जिसको हम धनात्मक कहते हैं। धनात्मक में होते हैं 2 वास्तविक और भिन्न मूल, वास्तविक तथा भिन्न, 2 मूल होते हैं, दोनों भिन्न मूल। और अगर d की वैल्यू 0 आ जाती है स्टूडेंट, d बराबर 0, तो हम कहते हैं 2 समान मूल, 2 समान वास्तविक मूल। तो स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर कभी भी d की वैल्यू माइनस में आती है, ऋणात्मक आती है, तो हम कहते हैं कोई वास्तविक मूल नहीं। अगर d की वैल्यू प्लस में आती है तो वास्तविक तथा भिन्न मूल। अगर d की वैल्यू 0 आ जाती है तो उसे कहते हैं वास्तविक समान मूल। तो इस तरीके से हमारा जो का पार्ट था दूसरे का फर्स्ट पार्ट वो कंप्लीट हो गया है। इसके बाद देखिए स्टूडेंट इसका सेकेंड पार्ट खा लिखा है, यदि 15 cot a बराबर 8 तो साइन a और सेक a का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे जो दिया उसको हम लिख लेते हैं स्टूडेंट, 15 cot a बराबर 8। हमको वैल्यू फाइंड करनी है साइन a और सेक a, ये फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ पर 15 cot a का मान दिया है, तो यहाँ पर देखिए cot a कितना होगा, cot a बराबर 8/15। यहाँ पे 15 था तो 15 नीचे आ जाएगा। वैल्यू हमको साइन a और सेक a की निकालनी है। तो देखिए cot a बराबर होता है क्या स्टूडेंट, हमारा फार्मूला जो निकालते हैं हम, तो कैसे निकालते हैं, लाल बटे कक्का, ये याद रखिएगा। तो सबसे पहले हमारा जो पहला अनुपात होता है वो होता है साइन a। तो साइन a बराबर होता है लंब बटे कर्ण। उसके बाद होता है कॉस a, आधार बटे कर्ण। उसके बाद होता है टेन a, लंब बटे आधार। उसके बाद आता है कॉट a। अब उल्टा चलते हैं, कॉट a में होता है आधार बटे लंब। उसके बाद में सेक a कर्ण बटे आधार, कोसेक a कर्ण बटे लंब। तो यहाँ पर देखिए कॉट a दिया है, तो कॉट a यहाँ पर हो जाएगा आधार बटे लंब। तो ये हो जाएगा आधार
बटे लंब। अब अगर आप डायग्राम बनाते हैं इस तरीके से, ये ए ले लेते हैं यहाँ पर हम, क्योंकि यहाँ पे कोड ए दिया है ABC, तो ये आधार बटे लंब, आध हो जाएगा आधार, उसके बाद में ये आधार होगा 8 हो जाएगा आधार, लंब हो जाएगा 15। हमको कर्ण की वैल्यू बतानी है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग प्लस आधार वर्ग। लंब है 15, 15 का वर्ग प्लस 8, 8 का वर्ग, 15 का वर्ग स्टूडेंट होता है 225 प्लस 8 का वर्ग 64। अब 225 और 64 को ऐड कर दीजिए तो हो जाएगा 4 5 9 6 2 8 2 289। तो कर्ण वर्ग आ गया 289, तो यहाँ से कर्ण की वैल्यू आएगी स्टूडेंट 289, और 289 का वर्गमूल होता है 17। तो इस तरीके से कर्ण की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 17, याद रखिएगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कर्ण बराबर 17, लंब दिया है 15, आधार दिया है 8। अब हम वैल्यू फाइंड करेंगे। सबसे पहले हमें साइन ए की वैल्यू निकालनी है। साइन ए बराबर स्टूडेंट होता है लंब बटे कर्ण। देखिए यहाँ पर लंब बटे कर्ण, तो साइन ए इक्वल टू लंब दिया है 15, कर्ण है 17, ये साइन ए निकल आएगा। इसके बाद में है सेक ए। सेक ए बराबर, यहाँ पर सेक ए हो जाएगा कर्ण बटे आधार, कॉस का इन्वर्स होता है, तो ये कर्ण बटे आधार। सेक ए, कर्ण आया है हमारा 17, आधार है 8। तो इस तरीके से स्टूडेंट देखें यहाँ पे कर्ण की साइन ए भी निकल आया है और सेक ए निकल आया है। तो हमारा जो सेकंड पार्ट था स्टूडेंट यहाँ पर कंप्लीट हो गया, दूसरे का खा नंबर। इसके बाद स्टूडेंट देखिए हम थर्ड पार्ट करेंगे इसका। दूसरे का गा लिखा है यदि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल 121 वर्ग सेंटीमीटर तथा 289 वर्ग सेंटीमीटर हो तो इनकी संगत भुजाओं में अनुपात बताइए। स्टूडेंट यहाँ पर दो समरूप त्रिभुज हैं, दोनों के क्षेत्रफल दिए हैं 121 सेंटीमीटर और 289, इनकी संगत भुजाओं में अनुपात बताना है। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं क्षेत्रफल। पहले त्रिभुज को हम ABC मान लेते हैं। हमारे पास दो त्रिभुज दिए हैं, एक है ABC, दूसरा है PQR। तो हम लिख लेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, ये दिया है 121 वर्ग सेंटीमीटर। उसके बाद दिया है एरिया ऑफ त्रिभुज PQR, ये स्टूडेंट दिया है 289 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम प्रमेय यूज करेंगे। तो हमारी जो प्रमेय होती है, दो त्रिभुजों के समरूप त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। तो हम लिख देंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ABC डिवाइड एरिया ऑफ त्रिभुज PQR बराबर। तो यहाँ पे देखिए संगत भुजा हम लेंगे AB बटे PQ का स्क्वायर बराबर, दूसरी हो जाएगी BC बटे QR का स्क्वायर, थर्ड भुजा है AC बटे हो जाएगा PR होल स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ABC ये स्टूडेंट दिया है 121, दूसरा है 289। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास भुजाएं जो दी हैं सभी भुजाओं का अनुपात दिया, तो यहाँ पर कोई एक हम नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम पहले नोट कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे तीनों ही बराबर हैं। तो AB बटे
पी क्यू का होल स्क्वायर। अब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट लग जाएगा। 121 बटे 289 बराबर ए बी बटे पी क्यू। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ से जब हम अंडर रूट हटाएंगे तो 121 का वर्गमूल होता है 11, 289 का होता है 17 बराबर ए बी बटे पी क्यू। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ए बी बटे पी क्यू यानी कि ए बी और पी क्यू का जो अनुपात आया है स्टूडेंट, हम यहाँ पे लिख देंगे ए बी रेशियो पी क्यू 11:17। तो जो रेशियो इसका होगा वो सभी भुजाओं का भी अनुपात होगा, क्योंकि दोनों त्रिभुज समरूप हैं। तो इस तरीके से जो भुजाओं का अनुपात होगा वो हो जाएगा 11:17। तो इस तरीके से यहाँ पे जो दूसरा क्वेश्चन था, दूसरे का थर्ड पार्ट, वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसके बाद देखिए स्टूडेंट घा पार्ट। इसमें लिखा है यदि किसी बंटन का माध्य 16, यहाँ पर माध्य समांतर माध्य जिसको बोलते हैं वो दिया है 16 और बहुलक 13 हो तो बंटन की माध्यिका ज्ञात कीजिए। हमको यहाँ पर माध्यिका ज्ञात करना है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं माध्य बराबर 16, उसके बाद बहुलक दिया है 13, हमको माध्यिका ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर तीनों में अगर कोई रिलेशन होता है तो वहाँ पे हम उस रिलेशन का यूज़ करके माध्यिका निकाल लेंगे। तो आपने पढ़ा हुआ फार्मूला होता है 3 माध्यक या फिर माध्यिका बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। ये यहाँ पर फार्मूला होता है स्टूडेंट, 3 माध्यक इक्वल टू बहुलक प्लस 2 माध्य। तो यहाँ पर हमें माध्यिका निकालनी है, तो 3 माध्यक को ऐसे नोट कर देंगे बराबर बहुलक, यहाँ पर देखिए बहुलक दिया है 13, 2 माध्य दिया है 16, 3 माध्यक बराबर 13 को ऐसे नोट कर दीजिए, 16 दूनी 32 और इन दोनों को ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 3 5 45, यानी कि 3 माध्यक इक्वल टू हो जाएगा 45। तो जब माध्यक की वैल्यू निकालेंगे तो माध्यक हो जाएगा 45 डिवाइड बाय 3। अब देखिए 45 में जब 3 का टेबल पढ़ेंगे 15 पास हो जाएगा, 3 बन जा 3, 3 5 जा 15। तो माध्यक हमको मिलेगा 15, यही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट देखिए यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन में ये लास्ट पार्ट था घा, वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद में हम देखेंगे थर्ड क्वेश्चन है।